हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में स्टेट्यूटरी बॉडीज यानी कि सांविधिक संस्थाओं के बारे में। वो बॉडी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन संसद के बनाए किसी कानून के तहत है उन्हें सांविधिक संस्थाएं या स्टेट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत बना है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य और समवर्ती सूची यानी कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पे जो भी मैटर हैं उनसे संबंधित अगर किसी मानवाधिकार का वायलेशन हुआ है, ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है, उन मामलों की जांच करता है। लेकिन अगर किसी इनमें से किसी मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जांच कर रहा है तो उस मामले में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जांच नहीं करता। बात करें संरचना की, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बात करें अध्यक्ष की योग्यता की तो मूल जो अधिनियम था 1993 उसमें यह प्रावधान था कि किसी भी हाई कोर्ट का भूतपूर्व चीफ जस्टिस यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय का भूतपूर्व या रिटायर्ड सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें यह प्रावधान लगाया गया कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या भूतपूर्व जो न्यायाधीश है वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसके 2 सदस्य हैं। एक सदस्य जो है वो या तो रिटायर्ड या फिर एक्टिंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, यानी कि कार्यरत जो भी अपनी टर्म में अपनी सेवा दे रहा है या सेवा से रिटायर हो चुका हाई कोर्ट का जज हो, या वो किसी भी जिले का न्यायाधीश हो यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज हो जिसे 7 साल का अनुभव है, या फिर 7 साल के अनुभव वाला कोई रिटायर्ड जिला न्यायाधीश भी इसको सदस्य बनने के लिए पात्र है। और जो दूसरा सदस्य बचता है उसके लिए योग्यता ये है कि उस व्यक्ति को मानवाधिकार से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज हो या मानवाधिकार से संबंधित विशेष जानकारी वो रखता हो। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल इनकी अपॉइंटमेंट एक कमेटी की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन पे करता है। उस कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं उनको जानते हैं। उस कमेटी के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो उस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, चेयरमैन के रूप में। उस कमेटी के दूसरे सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। उस कमेटी के अगले सदस्य विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और राज्य के गृह मंत्री होते हैं। अगर किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो उसमें 2 मेंबर और जुड़ जाएंगे। उसमें विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विधान परिषद में विपक्ष के नेता जुड़ जाएंगे। ये कमेटी जिस नाम के लिए राज्यपाल को सिफारिश करेगी, राज्यपाल उन सदस्यों को, उन मेंबर्स को राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त करते हैं। इसके अलावा जो कार्यरत न्यायाधीश हैं, एक्टिंग जज जो है, चाहे वो जिला न्यायाधीश हो या राज्य के उच्च न्यायालय का, उनको राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही अपॉइंटमेंट दी जाती है। बात करते हैं टेन्योर की, कितने समय तक अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। 1993 में ये प्रोविजन था कि ये 5 साल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस समय तक ये अपने कार्यकाल में बने रह सकते हैं। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट हुआ कि ये 3 वर्ष तक इनका या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उस समय तक रहेंगे। 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा अब इनकी रीअपॉइंटमेंट यानी कि पुनर्नियुक्ति संभव है। इससे पहले मूल अधिनियम में इनकी पुनर्नियुक्ति संभव नहीं थी। इसके अलावा एक बार रिटायर हो जाने के बाद में ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी भी पद पर के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं है। इनको अन्य रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होती है राज्यपाल के द्वारा और इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति उनको उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। देखते हैं कौन कौन से आधार है। सबसे पहला, अगर ये दिवालिया घोषित हो जाए, यानी कि दिवालिया का अर्थ ये इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य अगर वो अपनी देयताओं को, जो कर्ज है, जो डेट है, उसको चुका पाने में सक्षम नहीं है और कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया है तो वो ये उनके हटाए जाने का आधार बन सकता है। दूसरा, यदि अपने कार्यकाल के दौरान ये अपने
ड्यूटी के बाहर कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, यानी कि किसी भी वैतनिक नियोजन में लगे हैं, इस कर्तव्य के बाहर भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वेतन मिलता हो, ये उनके हटाए जाने का आधार है। तीसरा, अगर राष्ट्रपति ये समझे कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम है अपनी ड्यूटी निभाने में, तो उनको हटाया जा सकता है। चौथा, अगर न्यायालय के अंदर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी अपराध के दोषी ठहरा दिए जाते हैं, कन्विक्टेड है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा पांचवा है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दुराचार और अक्षमता। इस मामले के अंदर राष्ट्रपति मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजता है और सुप्रीम कोर्ट जांच के पश्चात अपना जो निर्णय है वो इसके मामले में राष्ट्रपति को बताते हैं। हालांकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस मामले के दौरान राज्यपाल जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं। वेतन और भत्ते का निर्धारण, जो सैलरी है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है और एक बार अपॉइंटमेंट के बाद में इनकी जो भी सेवा शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस है, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अनफेवरेबल चेंजेस नहीं हो सकते। बात करते हैं कार्यों की। जो कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं वही कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग के हैं। जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार है, उनके वायलेशन से संबंधित मामलों की जांच करता है और जांच के पश्चात कार्यवाही की सिफारिश करता है। दूसरा, ये अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है जो एनुअल रिपोर्ट है। इसके अलावा किसी भी राज्य सरकार में किसी भी कोर्ट में अगर कोई ऐसा केस चल रहा है जो मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, यानी कि जिस केस में ह्यूमन राइट का वायलेशन है, उस केस में राज्य मानवाधिकार आयोग कोर्ट की परमिशन से हस्तक्षेप यानी कि इंटरवीन करता है। राज्य के अंदर जो भी जेल और डिटेंशन कैंप है वहाँ जाके राज्य मानवाधिकार आयोग इस बात को सुनिश्चित इंश्योर करता है कि वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये इस परसेप्शन पे आधारित है कि किसी भी कैदी के या किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो कितने भी गंभीर अपराध, आतंकवाद, देशद्रोह जैसे अपराध में हो, उसके भी कुछ मूलभूत अधिकार हैं जिनका आनंद नहीं किया जा सकता। इसको इंश्योर करने के लिए ये जेल और डिटेंशन कैंप में जाता है। तीसरा, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत के संविधान में या भारत के संविधान के तहत जो कानून है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम या कोई अन्य कानून है, कार्यपालिका ने कोई नियम बनाया है या कोई उपनियम है, कोई परंपरा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट ने अगर कोई ऐसा निर्देश दिया है जो मानवाधिकार से संरक्षण से संबंधित है, तो राज्य मानवाधिकार का आयोग का कार्य है कि उन आदेशों की या उन कानूनों का एग्जीक्यूशन यानी कि क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है, इस बात की जांच करना, उस क्रियान्वयन से मानवाधिकारों का संरक्षण, जो मानवाधिकार से संबंधित व्यक्ति है उनको कितना लाभ हुआ है, इसके बारे में रिपोर्ट पेश करना, या फिर सरकार को इन बेहतर क्रियान्वयन के लिए, मानवाधिकारों के बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिफारिश देना, ये आयोग का कार्य है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग उन सभी कारणों की, उन सभी फैक्टर्स की जांच करता है जिसके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। इसके अंदर हिंसक अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम और आतंकवाद जैसी सभी घटनाएं आ जाती हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स के मामले में रिसर्च करता है और इसे प्रमोट करता है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स से संबंधित अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाता है और जो एनजीओ मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है उनके साथ ये लाइजन यानी कि कोऑर्डिनेशन संपर्क बना के रखता है, उनको प्रमोट करता है, फंड उपलब्ध करवाता है। दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग को के संरक्षण के लिए अगर और कोई भी कार्य किसी कानून के तहत या राज्यपाल के द्वारा उनको दिए जाते हैं तो ये उन कार्यों की भी जांच करता है। अब बात करते हैं पावर की। अपनी ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने इनको सिविल कोर्ट की पावर दी है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए ये किसी भी व्यक्ति को समन करके बुला सकते हैं और उसकी जो अटेंडेंस है उसकी हाजिरी इंश्योर कर सकते हैं। उस पर शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट पर उस व्यक्ति से साक्ष्य एविडेंस ले सकते हैं। किसी भी कोर्ट या सरकारी विभाग से, पब्लिक ऑफिस से अभिलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा सकती है। किसी व्यक्ति पर शपथ के ऊपर उस व्यक्ति की एग्जामिनेशन यानी कि उसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग के पास ये शक्तियां भी है
कि अगर किसी भी मामले में किसी पीड़ित के मामले मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला है तो उस मामले में पीड़ित व्यक्ति के लिए अंतरिम कंपनसेशन की जो है वो डिमांड कर सकती है। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है या उसके पास मानवाधिकार से के उल्लंघन से संबंधित कोई भी शिकायत है और वो इस पर कार्य नहीं कर रहा है, इस मामले का वो दोषी है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही या डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए वो विभाग को लिख सकता है। इसके अलावा अगर राज्य मानवाधिकार आयोग को लगता है कि उसे कोई निर्देश या आदेश के लिए की आवश्यकता है तो इसके लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। चूंकि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका कार्य सलाहकारी प्रवृत्ति का है, इसके द्वारा दी गई सलाह राज्य के ऊपर बाध्यकारी यानी कि बाइंडिंग नहीं है, ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसका मोरल प्रेशर जो है वो मोरल वेट बहुत आई है, नैतिक दबाव, ज़्यादातर सरकार इसकी सिफारिशों को मान लेती है। लेकिन अगर सरकार इसकी सिफारिश नहीं मानती है तो 1 महीने के अंदर आयोग को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ये अपनी रिपोर्ट जो वार्षिक या जब भी इसको समय उचित लगे उसमें भी रिपोर्ट अपनी राज्य सरकार को सौंपती है और इस रिपोर्ट के अंदर राज्य के मानवाधिकार संबंधी कानून या प्रावधान हैं उसको लेके उनको बेहतर करने के लिए या उसके उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले इसने जांच किए हैं उसके विषय में इसकी सिफारिशें होती है, एक रोड मैप होता है। इस रिपोर्ट के बारे में संसद राज्य विधानमंडल के अंदर सरकार इस रिपोर्ट को पेश करवाती है और राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को बताती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन सिफारिशें की थी उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है, या अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो उसे सदन को बताना पड़ता है कि उसके द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें ना मानने का कारण क्या है। तो ये हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना। उम्मीद है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप एग्ज़ाम में उनको आंसर कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।